हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। लास्ट क्लास में हमने किया था आर्टिकल 141 से 151, जिसमें कि कुछ पोर्शन सुप्रीम कोर्ट का था और कुछ पोर्शन मतलब पूरा ही हमने किया था सीएजी को, यानी कि कैग को। 151 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 6। लेकिन पार्ट 6 को स्टार्ट करने से पहले एक कंपैरिजन कर लेंगे हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट का। तो पहले हाई कोर्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी हमने ताज़ा ताज़ा सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है। तो हाई कोर्ट को पढ़ना आपके लिए ईजी भी रहेगा और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज है वो भी। साथ में हम एक बार देखेंगे कि लेक्सोलॉजी क्या है, यानी कि हमारा जो कोर्ट का जो सिस्टम है उसकी जो हायरार्की है किस तरह से काम करता है, किस तरह से सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जिसमें कि थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है हमें। मुझे तो बहुत होती थी, मुझे समझ में ही ना आता था कि हाई कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, सीजेएम जेएम क्या है, मुंसिफ कोर्ट क्या है। तो आज हम उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ ज्ञान लेंगे। इसके अलावा जो रेवेन्यू कोर्ट्स है वो क्यों डिफरेंट है इससे, तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद हाई कोर्ट। तो स्टूडेंट्स, जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 214 यानी कि 214 से 231 के अंदर है। पार्ट 6 का पार्ट है ये। तो पार्ट 6 जो कि राज्य से संबंधित है, ठीक है, राज्य से संबंधित है पार्ट 6। और इसी के अंडर हाई कोर्ट्स हैं। पता ही ना, हर एक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। ये मेंशन हुआ था हमारे 1947 में, या कह सकते हो संविधान में ये मेंशन था पहले कि एक हाई कोर्ट और एक राज्य, यानी कि एक राज्य का हर एक का एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, लेकिन सातवां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें आर्टिकल 214 में संशोधन हो गया। एक राज्य एक हाई कोर्ट है, ये आर्टिकल 214 के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन जब सातवां संशोधन हुआ 1956 में, उसमें 214 में भी संशोधन हुआ। उसमें कहा गया कि एक हाई कोर्ट के अंडर कई राज्य आ सकते हैं। तो एक से अधिक राज्य के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। और ये जो चेंज किया, ऑब्वियसली संसद द्वारा ही इसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो संसद ये डिसाइड कर सकता है कि एक हाई कोर्ट कितने राज्य इसके अंतर्गत ला सकता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हाई कोर्ट्स जो बने हैं अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक उसकी जर्नी क्या रही है, अभी कितने हाई कोर्ट्स हैं और शुरुआत कितने हाई कोर्ट से हुई थी और कब कौन सबसे पहला हाई कोर्ट था और अभी लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है। ठीक है, तो 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों हाई कोर्ट्स बने थे। ये सीक्वेंस में ही है। जो पहला हाई कोर्ट था वो कलकत्ता था, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद मद्रास। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस सीक्वेंस को। कई बार आते हैं क्वेश्चंस यहाँ से कि सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था, तो ध्यान रखना है कलकत्ता। वैसे भी क्वाइट ऑब्वियस है, थोड़ा सा लॉजिक आप इसमें सोच सकते हो, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे पहले कलकत्ता और बंगाल का एरिया उसी को डेवलप करेंगे, है ना। तो इसीलिए कलकत्ता में ही हाई कोर्ट आया होगा सबसे पहला, उसके बाद बॉम्बे और उसके बाद मद्रास। फिर जो 1866 में है तब आया इलाहाबाद। इलाहाबाद में हाई कोर्ट बना। तो आपको ये चार हाई कोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद तो एक मतलब कई कोर्ट्स बने। 1947 में 11 प्रांत थे उस वक्त और 11 ही हाई कोर्ट्स थे। ठीक है, तो जब हम फ्री हो गए यानी कि इंडिपेंडेंट हो गए, तो हमारा जो पहला कोर्ट बना था वो 1948 में बना था और उड़ीसा में बना था। ठीक है, अभी उड़ीसा का नाम ओडिशा है, लेकिन उस वक्त उड़ीसा था। सेकंड जो हाई कोर्ट है वो राजस्थान में बना था 1949 में। ठीक है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस है। 1947 के वक्त हमारे पास 11 प्रांत और 11 ही हाई कोर्ट थे। इनमें से जो सबसे पहला बना था वो ओडिशा 1948 में, और जो सेकंड था वो राजस्थान 1949। आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया कि आर्टिकल 214 में ये मेंशन था हमारे संविधान में कि एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन उसमें सातवां संविधान संशोधन होता है 1956 में, जिसमें ये कहा गया कि संसद अगर चाहे तो एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वुमेन जजेस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तीनों के तीनों। ये वुमेन जजेस के बारे में है। जो वुमेन जजेस हैं, कब कौन कहाँ पर बनी, तो ये बहुत ज़रूरी फैक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि ये कई बार ये वन डे जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें तो बहुत बार पूछे गए हैं ये। ठीक है, तो इसलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको एक बार याद कर लेते हैं। जो फर्स्ट वुमेन जज थी वो थी अन्ना चंडी।
ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन जज इन एचसी यानी कि हाई कोर्ट के अंडर बात हो रही है यहाँ कि फर्स्ट वुमेन जज किसी भी हाई कोर्ट में कौन थी? अन्ना चंडी। ठीक है, केरल हाई कोर्ट था वैसे, ये मैं बता देती हूँ। और फर्स्ट सीजे ऑफ यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में सीजे बनी थी, यानी कि चीफ जस्टिस इन हिमाचल प्रदेश। सबसे पहली जो वुमेन थी वो बनी थी लीला सेठ। ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ हाई कोर्ट में जज थी अन्ना चंडी, जबकि यहाँ पर चीफ जस्टिस थी किसी हाई कोर्ट की, वो थी लीला सेठ, और ये हाई कोर्ट था हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो महिला जज बनी वो थी फातिमा बीवी। ठीक है, और जो एक चीज रह गई है कि फर्स्ट सीजीआई जज वुमेन, वो अभी तक सीट खाली है, लेकिन जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो जज नागर रत्ना है वो बन सकती है। ठीक है, सीजीआई बन सकती है 2026 में, लेकिन अभी फिलहाल अभी तक कोई भी सीजीआई नहीं बनी है वुमेन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब जरा बात कर लेते हैं कि किन हाई कोर्ट्स में कौन कौन से स्टेट्स और कौन कौन सी यूटीज कवर हो रही है या उसके अंडर आते हैं। तो हम सिर्फ वही हाई कोर्ट्स कवर करेंगे यहाँ पर जिनके अंडर या तो कई स्टेट्स आ रहे हैं या कई यूटीज आ रहे हैं या दोनों आ रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो बाकी के जो बचेंगे आपके स्टेट्स हाई कोर्ट्स, तो यानी कि वो सारे हाई कोर्ट्स अंदर एक ही स्टेट आ रहा है, वन स्टेट वन हाई कोर्ट। ठीक है, जो बचेंगे आपको सिर्फ ये याद रखना है किन हाई कोर्ट्स के अंडर एक से ज्यादा स्टेट्स कवर हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंडर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और ये दोनों अभी फिलहाल यूटी है। ठीक है, तो दो यूटी आती है जम्मू कश्मीर कोर्ट के अंडर। ठीक है, उसके बाद है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये तीनों आ रहे हैं। पंजाब स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, चंडीगढ़ यूटी है। ठीक है, उसके बाद आता है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट, देखिए बॉम्बे का नाम अब मुंबई हो गया, लेकिन इसका हाई कोर्ट का नाम चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है। कई बार हो सकता है, वैसे इस एरिया में पूछा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि मुंबई हाई कोर्ट है वो कि बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो आपको ध्यान रखना है इट्स अ बॉम्बे हाई कोर्ट। और इसके अंडर आता है महाराष्ट्र। अच्छा, याद रखना बहुत इजी है। देखिए, जो महाराष्ट्र है उसके आसपास के इलाके या लोकेशंस जो है स्टेट्स की, वही इनके अंडर आएंगे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि मुंबई हाई कोर्ट, सॉरी, बॉम्बे हाई कोर्ट है और उसके अंडर केरला या बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर पुडुचेरी को ले आए। ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि पुडुचेरी जो है वो ईस्ट पार्ट में है और बॉम्बे जो है वो वेस्ट पार्ट में है, वेस्ट इंडिया में है। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है। अगर मैच भी आ जाए या ऑप्ट करना आ जाए क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर, दमन एंड दीव। तो दादर नागर हवेली दमन दीव है जो ये है, ये तो यूटी है। ठीक है, अब इसका 2020 से ये एक ही यूटी है, पहले दो हुआ करती थी। और महाराष्ट्र और गोवा, तो दो स्टेट और एक यूटी अंडर आती है बॉम्बे हाई कोर्ट की। उसके बाद है केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट के अंडर आएगा केरल एंड लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप बिल्कुल केरल के नजदीक है, इसलिए केरल हाई कोर्ट के अंडर आएगा। ठीक है, ऐसे ही मद्रास हाई कोर्ट, देखिए यहाँ पे इसका नाम भी चेन्नई हो चुका है मद्रास का, बट हाई कोर्ट का नाम मद्रास ही है। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो मद्रास क्योंकि हमारे इंडिया के वेस्ट कोस्ट में पड़ता है, ज्यादा इधर पड़ता है। वैसे तमिलनाडु तो पूरा नीचे साउदर्न में पड़ता है, साउथ भी, ईस्ट वेस्ट सबको कवर कर रहा है, तीनों दिशाओं को। बट ज्यादा पोर्शन जो है मद्रास का, जो झुकाव है चेन्नई का, वो वेस्ट पार्ट पर है। तो इसलिए पुडुचेरी जो है वो वेस्ट पार्ट पर है ना, वेस्ट साइड है। तो इसीलिए पुडुचेरी जो यूटी है वो मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद आती है कोलकाता हाई कोर्ट। जो कोलकाता हाई कोर्ट है वो वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल पता ही है, अंडमान निकोबार भी नजदीक पड़ता है कोलकाता के। और कहीं वैसे तो ये और भी नजदीक पड़ता है साउथ के कई स्टेट्स की, बट आपको ध्यान रखना है कि ये अंडमान निकोबार यूटी है और ये अंडर आता है कोलकाता की। ठीक है, फिर आता है गुवाहाटी। ये गुवाहाटी एक ऐसा हाई कोर्ट है जिसके अंडर चार स्टेट्स आते हैं, फोर स्टेट्स। इसके अलावा कोई भी ऐसा हाई कोर्ट नहीं है जिसके अंडर चार स्टेट्स आते हो। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा स्टेट्स अंडर कौन से हाई कोर्ट के आते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसके अंडर आता है असम, अरुणाचल, नागालैंड एंड मिजोरम। कईयों को ये कंफ्यूजन रहता है कि गुवाहाटी जो है, जितनी भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स स्पेशली, तो वो सारे की सारी स्टेट्स गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर आती है, जबकि ऐसा नहीं है। इनके अलावा जितनी भी स्टेट्स बच जाती हैं नॉर्थ ईस्टर्न, उनकी खुद की हाई कोर्ट है। तो जैसे बात की जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा का हाई कोर्ट है। मेघालय, मेघालय का भी हाई कोर्ट है। इसके अलावा मणिपुर बचता है, मणिपुर का भी खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। सिक्किम बचता है, सिक्किम का भी खुद का हाई कोर्ट है। तो इन चारों स्टेट्स का अपना खुद का हाई कोर्ट है। और गुवाहाटी, जिनके गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर जो स्टेट्स आते हैं वो है असम, अरुणाचल, नागालैंड एंड मिजोरम। तो आपको ध्यान रखना है, याद भी रखा जा सकता है, या तो इनको याद रख लीजिए बाकी के गुवाहाटी के अंडर आएंगे, या इनको याद रख लीजिए बाकी के सबके खुद के हाई कोर्ट्स हैं। तो इट्स वेरी इजी थिंग टू लर्न। तो असम याद कर लो, असम के ऊपर है अरुणाचल, ठीक है। असम में होती है चाय, चाय लेने गई अरुणा, अरुणा को खा लिया नाग ने, और नाग के आगे मजे। तो इट्स वेरी इजी, तो अगर इस तरह से भी करनी है तो ट्रिक हो सकती है ये। उसके बाद बात आती है कि जो 25th या जो लेटेस्ट हाई कोर्ट है, अभी तक हमारे कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। तो 25 जो हाई कोर्ट्स हैं, उसमें जो सबसे 25th नंबर वाला है यानी कि लेटेस्ट हाई कोर्ट है, वो है आंध्र प्रदेश। देखिए कईयों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि जो 2014 में सबसे जो लास्ट हमारा स्टेट बना था, या पार्ट अवे हुआ था आंध्र प्रदेश से, वो तेलंगाना था, है ना। तेलंगाना था, तो सबको लगता है कि यहीं पर हाई कोर्ट डेवलप हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हैदराबाद हाई कोर्ट है वो तेलंगाना के पास चला गया, और आंध्र प्रदेश के पास आया है लेटेस्ट हाई कोर्ट, जो कि 25th नंबर का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जरा बात कर लेते हैं PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो खुद, कई लोग इतने या तो गरीब होते हैं, या उनको अपना अधिकार नहीं पता होता है, या इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके। तो ऐसी स्थिति में उनकी जगह कोई और व्यक्ति उनकी जगह लड़े उनके अधिकारों के लिए, या कोई संस्था लड़े उनके अधिकारों के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में PIL दायर की जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। या कुछ ऐसी स्थितियां डेवलप हो गई हैं या बन गई हैं कि ये पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि पोल्यूशन, ठीक है। तो उसके लिए भी PIL डाली जाती है कि ये सब लोगों को एक तरह से इम्पैक्ट कर रही है ये चीज़, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने चाहिए, उनको मजबूर करने के लिए, या उनको उस एरिया में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, या अधिकार अपना बताने के लिए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, तो सरकार को करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें करवाने के लिए PIL दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके कई तरीके हैं। या तो न्यायालय खुद ही सुओ मोटो ले ले, यानी कि खुद से ही वो अपनी प्रोसेस शुरू कर दे कि भाई हम खुद चाहते हैं कि आप ये करिए सरकार को, ठीक है। या कोई अन्य निजी पक्ष, या फिर कोई अन्य इंस्टीट्यूशन, उसके थ्रू PIL डाली जा सकती है। ये एक न्यायिक सक्रियता का ही एक स्वरूप है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि भाई कोई मतलब पर्टिकुलर वही आदमी ही करे जिसको या जिसके पक्ष पर आघात हुआ है। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। बेसिकली मानव अधिकारों के लिए लड़ी जाने वाली स्थितियाँ जब उत्पन्न हो जाती है, तब PIL डाली जाती है, ठीक है? तो PIL की जो उत्पत्ति हुई थी, वो अमेरिका में हुई थी 1970s में, इसके फर्स्ट फेज़ में, ठीक है? बिल्कुल, देखिए 10 साल के बाद ही 1979 में हमारे यहाँ पर पहला मामला आया था इसके रिगार्डिंग PIL से संबंधित, जो था हुस्न आरा खातून वर्सेस बिहार स्टेट। वहाँ पर जो जेलों में बहुत बुरी स्थिति है वहाँ थी उस वक़्त, कैदियों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता था, तो उससे रिलेट करके या उसके अगेंस्ट या उस पर सरकार को काम करना चाहिए, उसके लिए PIL दायर किया गया, ठीक है? और इनके जो जनक है PIL के, इंडिया में 2 जजेस को माना जाता है, जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि PIL के लिए भी और न्यायिक सक्रियता के लिए भी PN भगवती और VR कृष्णा अय्यर जो जज थे, उनका ज़िक्र किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने इस एरिया में बहुत, एक तो इनिशिएट किया था, इनिशिएटिव इनका था, ऊपर से इन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया था। और जस्टिस PN भगवती काफ़ी टाइम तक
एक बड़े टाइम तक उनका कार्यकाल रहा था एज़ अ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई स्पेशली। अब बात कर लेते हैं एक बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कंपैरिज़न, ठीक है? इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अलग चीज़ है, क्या सिमिलर चीज़ है, जिससे कि याद करना ईज़ी हो जाए कि कितने यहाँ पर शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल क्या है, सैलरीज़ क्या है, योग्यताएँ क्या हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको हटा कौन सकता है, ठीक है? संख्या कौन तय करता है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम एक साथ दोनों का कंपेयर करके करेंगे तो ईज़ी हो जाएगा, हमेशा याद रहेगा आपको। क्योंकि कन्फ्यूज़न के पार्ट यही है ना, हाई कोर्ट में क्या है और सुप्रीम कोर्ट में क्या है। कई बार हम इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमें लगता है सब सेम-सेम ही है। सारे स्टेटमेंट सही लगने लग जाते हैं जब क्वेश्चंस हम टैकल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो अगर आप इस टेबल को एक बार देख लोगे और मैं समझा दूँगी क्योंकि ये मैंने ही बनाया है, तो मुझे पता है कहाँ पर क्या चीज़ लिखी है, तो एक बार आप मेरे साथ देख लोगे तो फिर आप इसको हूबहू अपने नोट्स में भी उतार दोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन से पॉइंट्स लिखे गए हैं, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले संख्या। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जजेस की जो संख्या है, उसको तय करने का अधिकार है संसद का, ठीक है? संसद इस संख्या को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। तो अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं है कि घटाया गया है क्योंकि पॉपुलेशन लगातार हमारी बढ़ती जा रही है, तो न्याय भी एक इम्पोर्टेंट अधिकार है, न्याय पाना, तो इसलिए कभी घटा नहीं है, बल्कि ये संख्या हमेशा बढ़ी है। फिलहाल जो हमारी संख्या है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो है 1 + 33। 1 यानी कि सीजेआई एंड 33 इज फॉर जस्ट सुप्रीम कोर्ट के अन्य या अदर जस्टिस, ठीक है, अदर जजेस, ठीक है। हाई कोर्ट में ये जो संख्या है उसको तय करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, ठीक है। ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट में कौन तय करेगा संख्या को, संसद। हाई कोर्ट में राष्ट्रपति तय करेंगे। और जो सबसे बड़ा कोर्ट है जिसमें नंबर ऑफ जजेस सबसे ज्यादा है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, ध्यान रखना है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और सबसे कम जो संख्या है वो आई थिंक सिक्किम में है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आती है बात न्यायाधीशों की नियुक्ति की। जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एक समिति की तरह होता है, एक कॉलेजियम सिस्टम है, आपको पता ही है कॉलेजियम सिस्टम में एक सीजेआई होते हैं और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ये सीनियर भी हो सकते हैं या कोई भी 4 हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सलाह मशवरा करके सजेस्ट करते हैं कि किन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए जजेस, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट है जो उन जजेस की नियुक्ति करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। हाई कोर्ट में ये नियुक्ति यहाँ पर भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज है। देखो ये तो नंबर्स तो वही है, सीजीआई प्लस 4 जजेस, लेकिन यहाँ 4 मेंबर्स है ना, तो यहाँ भी यही है सीजीआई प्लस 4 मेंबर्स, 2 यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 हो गई। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 2 जजेस होंगे और जो बाकी के 2 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की जगह एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। जिस भी हाई कोर्ट के लिए नियुक्ति हो रही है, जैसे मान लो बात हो रही है महाराष्ट्र हाई कोर्ट के लिए, तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस प्लस महाराष्ट्र के ही गवर्नर प्लस सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस प्लस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 4 मिलकर प्रेसिडेंट को सलाह करेंगे कि किसको हाई मतलब किसको जज बनाना है पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, तब प्रेसिडेंट उनको नियुक्ति देंगे। आई होप आपको समझ आ गया। तो देखिए यहाँ भी सीजीआई प्लस 4 जजेस है, यहाँ भी सीजीआई प्लस 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस गवर्नर। आई होप ये क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना। उसके बाद है शपथ। शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे, ये ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट दिलाएंगे, लेकिन जो 3rd शेड्यूल में मेंशन्ड ओथ है वो दिलाई जाती है प्रेसिडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को। जबकि हाई कोर्ट के जजेस को गवर्नर शपथ दिलाते हैं, लेकिन यहाँ सेम चीज जो है वो 3rd शेड्यूल ही है। तो 3rd शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, वहां पर शपथ की बात हो रखी है। तो उसी 3rd शेड्यूल के अंडर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उसी के अंडर हाई कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है। अब बात आती है कार्यकाल की। देखिए पहले जो कार्यकाल था सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस का वो डिफरेंट था। पहले सुप्रीम कोर्ट में 62 वर्ष था और हाई कोर्ट में 60 वर्ष तक की उम्र थी कि तब तक वो कार्य कर सकते हैं, तब तक अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जब 15वां संविधान संशोधन हुआ तो संसद ने उनकी जो उम्र है वो 62 से सुप्रीम कोर्ट में 65 कर दी और हाई कोर्ट में 60 से 62 वर्ष कर दी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना केवल उम्र बल्कि जो संशोधन हुआ है 15वां वो भी ध्यान में रखना है,
ठीक है। उसके बाद बात आती है इनका रिमूवल। तो जैसा कि आपको पता ही है भाई, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जो भी जजेस हैं वो आप ऐसे एक बार नियुक्त करके हटा नहीं सकते हो। आप एक प्रॉपर तरीके से हटा सकते हो। एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसका नाम है इम्पीचमेंट, यानी कि महाअभियोग। तो जो महाअभियोग की प्रक्रिया है वो आपको पता ही है, दोनों सदनों में पास होता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करते हैं। तो इस तरह से एक बिल की तरह ही ये इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जांच भी की जाती है, एक समिति भी गठित की जाती है। तो जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तभी हम सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके जजेस को हटा सकते हैं। ये आर्टिकल 124 में मेंशन है, और प्रेसिडेंट ही इनको नियुक्त करते हैं और ये ही हटाएंगे दोनों जगह, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। तो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सैलरी। जो सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित है, यानी कि भारतीय संचित निधि पर भारित है। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस की सैलरी हो, चाहे वेतन हो, चाहे वो पेंशन, चाहे कुछ भी हो, उनके कोई भी भत्ते हो, वो सब संचित निधि पर भारित है। ऐसा इसलिए कि जिससे कि न्याय जो है या न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रहे, ठीक है। अगर वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी तो अपने इमोल्यूमेंट्स के लिए, तो स्वतंत्रता रह नहीं पाएगी, है ना। तो इसीलिए संचित निधि पर भारित है। सीजीआई की जो सैलरी है वो 2.8 लाख है फिलहाल, और जो सुप्रीम कोर्ट है के अदर जजेस हैं उनकी 2.5 लाख है, ठीक है। यानी कि 2,80,000 और 2,50,000। अब बात की जाती है हाई कोर्ट के जजेस की। देखिए, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो पेंशन है, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि जो पेंशन है वो तो भारतीय संचित निधि पर भारित है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, हाई कोर्ट जब रिटायर हो जाएंगे तो वो किसी भी राज्य के नहीं होंगे ना, उस वक्त तो पूरे इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो उनकी पेंशन है वो भारतीय संचित निधि पर भारित होगी। जबकि जब वो सेवा कर रहे हैं उस वक्त जो उनका जो वेतन है, जहां पर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस राज्य की संचित निधि पर भारित होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर वो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में रिक्रूटेड हैं जज, तो वही राज्य या उसी राज्य की संचित निधि पर उनकी वेतन और उनके अलाउंसेस भारित होंगे। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो वो भारतीय संचित निधि पर भारित होंगे। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा, है ना। अब वहां जो हाई कोर्ट है उनके जो चीफ जस्टिस है उनकी सैलरी फिलहाल है 2,50,000, जबकि हाई कोर्ट के जज अदर जजेस की सैलरी है 2,25,000। आई होप आप ये समझ गए। उसके बाद है योग्यता, जो क्वालिफिकेशंस है। तो क्वालिफिकेशन क्या होगी किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए? सबसे पहला तो, या तो आप इनमें से कोई भी है, स्लैश करके बोल सकते हो कि या तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक आप जज रहे हो किसी भी हाई कोर्ट में, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कवर करते हैं। या फिर हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक उन्होंने वकालत की हो किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है। या फिर प्रेसिडेंट की नजर में वो प्रख्यात विधिवेता रहे हो। तो इन तीनों सिचुएशंस में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए, हाई कोर्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए या तो 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत की हो, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में जज रहे हो 10 वर्ष तक। तो अगर ये दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हुआ हो तो अंडर आर्टिकल 217 में वो हाई कोर्ट के जज बनने लायक हो जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते थोड़ा सा ट्रांसफर की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ ट्रांसफर होगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर होकर जज कहाँ जाएंगे, वो तो वहीं पे ही रहने हैं, तो उनका तो ट्रांसफर का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब मतलब बनता है हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर का। कई बार आपने देखा होगा कि इस फला हाई कोर्ट का जो जज है उसका ट्रांसफर हो गया दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में या दूसरे हाई कोर्ट में, है ना। तो वो कौन करते हैं? वो प्रेसिडेंट करते हैं। और किसकी एडवाइस से करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि आर्टिकल 222 यानी कि 222 में मेंशन्ड है, उसके अंडर सीजीआई एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि इस हाई कोर्ट के जज को आप दूसरे हाई कोर्ट में भेज दीजिए, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि सीजीआई की जो सीट है वो काफी इम्पोर्टेंट सीट है ना। बहुत आपने कई जगह सीजीआई का मेंशन देखा। देखिए, सीजीआई नियुक्ति में भी बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो हाई कोर्ट की नियुक्ति हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति हो। वो उसके बाद एडवाइस यहाँ पर ट्रांसफर में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है सीजीआई। अब बात कर लेते हैं हाई कोर्ट की शक्तियों की, ठीक है। कंपैरिजन देख लिया आपने। अब कंपैरिजन के साथ साथ शक्तियां भी आपको याद आ गई होंगी, किस
कोर्ट की क्या शक्ति रही है। तो अगर हम रिट की बात करें तो जो रिट है ये एक शक्ति है हाई कोर्ट की और ये एक्स्ट्रा है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है आर्टिकल 226 226 में, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की जो रिट की शक्ति है जारी करने की वो आर्टिकल 32 के अंडर आती है। यहाँ पर सिर्फ वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ही रिट जारी कर सकते हैं। अगर किसी का हनन हुआ है मूल मूल अधिकारों का तभी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। जबकि हाई कोर्ट में ना केवल फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, ठीक है, बल्कि जो अदर राइट्स है चाहे वो लीगल हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो, यानी कि या विधिक हो या कॉन्स्टिट्यूशनल हो, यानी कि संवैधानिक अधिकार, अगर उनका भी हनन हुआ है तो उनके लिए भी रिट जारी कर सकता है अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। तो ये देखिए एक्स्ट्रा इसके पास शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अभिलेखन कार्यालय, अभिलेखन कोर्ट या अवमानना कोर्ट की। ये दोनों जो आर्टिकल से आपने सुप्रीम कोर्ट में पढ़े होंगे, 129 के अंडर आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये दोनों ही अवस्था है, ठीक है। ये दोनों अवस्था है, इसमें भी और इनका भी, ये भी और ये भी, ठीक है। जबकि यही सेम चीज हाई कोर्ट में 215 आर्टिकल में लिखी हुई है कि अभिलेखन हाई कोर्ट के अंडर, यानी कि जो भी हाई कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं वो जितने भी हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं उन सब पर लागू होगा, ठीक है, 215 आर्टिकल के अंडर। अवमानना नहीं की जा सकती हाई कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना नहीं की जा सकती अंडर आर्टिकल 215, ये मेंशन्ड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। तो सबसे पहला तो है कि एमएलए और एमपी विवाद। देखिए कोई भी स्टेट है, स्टेट से ही क्या निकल के आता है, एमपी निकल के आता है, स्टेट से ही एमएलए, ठीक है, स्टेट से ही एमएलसी, ठीक है, स्टेट से काउंसलर, किसी भी स्टेट के ही होते हैं ना। तो एमपी और एमएलए अगर इनसे रिलेटेड कोई भी विवाद है, चाहे इसका कोई भी विवाद हो, ठीक है, चाहे इसका योग्यता संबंधी हो, ठीक है, या चुनाव संबंधी हो, तो ये सारे के सारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं हाई कोर्ट के। उसके अलावा रिट, ये तो हमने बात की 226। फिर रेवेन्यू कलेक्शन का भी हाई कोर्ट के अंडर आता है। ये रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो जुरिस्डिक्शन आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर। उसके अलावा जो अधीनस्थ न्यायालय है उनमें वो केसेस रेफर करने का जो अधिकार है कि किस न्यायालय में कौन सा केस जाएगा, तो ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विवाह और तलाक से संबंधित जो नियम है, कायदे हैं और इससे रिलेटेड कोई फॉर्मेट है या कुछ भी है जो भी बनाना है वो भी हाई कोर्ट के अंडर आता है, उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो दो तरह के हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। तो जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसमें दो तरह का क्षेत्राधिकार है, एक है सिविल मामलों में और एक है क्रिमिनल मामलों में। सिविल यानी कि ये आपका आ जाता है, क्रिमिनल तो फौजदारी, और जो सिविल है यानी कि ये आ जाता है दीवानी मामले, ठीक है। तो दीवानी और फौजदारी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का है। एक तो लॉ और फैक्ट, यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय अगर वो किसी लॉ को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, फैक्ट भी नहीं समझ पा रहा है, उसके साथ क्या एडिशन है, तो उस स्थिति में अपील कर सकता है कोई भी प्रार्थी या जिसका भी केस है और केस में उसको लगता है कि सही से न्याय नहीं मिला है और लॉ अच्छे से यहाँ पर या फैक्ट की कमी रही है अधीनस्थ न्यायालय में, उस चीज को नहीं मान्य किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में इंटरप्रिटेशन के लिए उस स्पेसिफिक नियम या उस कानून की, तो वहां पर अपील की जा सकती है सिविल मामले में, ठीक है। तो दो तरह की, या तो लॉ और फैक्ट प्लस दोनों हो या फिर ओनली लॉ की बात हो रही है, तो ये दो तरह के सिविल मामले हैं जो कि अपील के अंडर जा सकते हैं हाई कोर्ट में। दूसरा है क्रिमिनल मामले जो है, यानी कि फौजदारी मामले हैं, उसमें अगर 7 वर्ष से अधिक सजा दी गई है तो वो सारे सीधे के सीधे अपील के लिए जाएंगे। यहाँ पर कोई इफ और बट्स नहीं है। अगर 7 वर्ष से अधिक सजा मिली है किसी भी मामले में वो, तो चाहे वो सेशन कोर्ट उसको सर्टिफाई करे या ना करे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्टिफाई करे या ना करे, वो सीधे के सीधे जाएंगे हाई कोर्ट की अपील के लिए। ऐसे ही मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट, ये तो और भी ज्यादा एक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि अपील में जाएगा कि ये सही से निर्णय हुआ है कि नहीं हुआ है,
ठीक है? उसके बाद एकल पीठ खंडपीठ का गठन करने का भी ये जो अधिकार है वो हाई कोर्ट का होता है, ठीक है? नेक्स्ट जुडिशियल रिव्यू का अधिकार बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से होता है, अपने कानूनों की समीक्षा करना, जो भी अभी तक कानून या जो जजमेंट्स दिए हैं, उनकी समीक्षा करना, उसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, उसी तरह से हाई कोर्ट को भी है। केंद्रीय कानूनों की समीक्षा भी हाई कोर्ट कर सकता है, लेकिन जो समीक्षा होगी, उसके अंडर जो भी चीज़ें निकलेंगी, वो सिर्फ़ उसी राज्य के न्यायालय में ही लागू होगी। यानी कि हाई कोर्ट के जो अंडर जो अधीनस्थ न्यायालय है, वहीं पर लागू होगा, उसके अपर न्यायालय पर या अदर हाई कोर्ट में नहीं होगा। ठीक है? अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि हमारे जो कोर्ट्स हैं, वो किस तरह से स्ट्रक्चर क्या है उनका? किस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा जा सकता है? सबसे ग्रास रूट लेवल के या जो नीचे स्तर के जो हमारे कोर्ट्स हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं? तो आपने लोक अदालतों का नाम भी सुना होगा, आपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का नाम सुना होगा, सेशन कोर्ट्स का नाम सुना होगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नाम सुना होगा, है ना? कलेक्टर्स का नाम सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, काफ़ी कन्फ्यूज़िंग सा लगता होगा। जब मैंने पॉलिटी पढ़नी स्टार्ट की थी और जब मैंने न्यायालयों का स्ट्रक्चर मतलब उससे पहले जो मेरी नॉलेज थी और जब मैंने वास्तविकता में पढ़ा कि क्या स्ट्रक्चर है, तो उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क था। हालाँकि आजकल की जो नई जनरेशन है, वो हो सकता है हमसे ज़्यादा अपडेटेड हो, बट मेरे साथ ये था तो मुझे लगा कि ये आपको सीक्वेंस बतानी ज़रूरी हो जाएगी जिससे कि आपकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी आपको लगे कि हाँ, ईज़ी है ये हम ऐसे ही नहीं करते हैं बहुत बार देखते नहीं है उस नज़र से तो इसलिए मुश्किल लगती है। तो उसको थोड़ा-सा ईज़ी करने के लिए मैंने ये स्लाइड बनाई है। तो आशा है कि आपको ये अच्छी लगेगी और समझ भी आएगा जो कोर्ट का स्ट्रक्चर हमारे यहाँ। देखिए ये तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर अ, एकल न्यायपालिका है यानी कि हम नीचे से ऊपर तक जाते हैं एक पिरामिड के अ, रूप में, है ना? तो यहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट्स है, ठीक है? और यहाँ पर सारे जो है ये सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं जिसको वो है, ठीक है? तो ये बहुत सारे हैं, ये हर हाई कोर्ट के अंडर बहुत सारे हैं, है ना? और 25 हाई कोर्ट के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। इसी तरह से हमारी सुप्रीमेसी हमारी न्यायपालिका की है, ठीक है? अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो आपको समझ में आ गया, ये तो ईज़ी है। अब हाई कोर्ट के अंडर किस तरह के कोर्ट्स होते हैं किसी भी राज्य में? देखिए 3 तरह के कोर्ट्स होते हैं, एक सिविल साइड होती है और एक क्रिमिनल साइड होती है। एक बीच में होता है रेवेन्यू कोर्ट भी होता है, ठीक है? रेवेन्यू कोर्ट। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू कोर्ट ही पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू कोर्ट में सबसे ऊपर वाली जो वो होती है, वो होती है यहाँ पे कोर्ट ऑफ रेवेन्यू होता है सबसे पहला तो, उसपे रिकॉर्डेड, ठीक है? कलेक्टर से भी ऊपर होता है। इसमें कई कलेक्टर होते हैं, ठीक है? कई कलेक्टर या डीएम होते हैं, ठीक है? फिर यहाँ कलेक्टर, फिर कलेक्टर के नीचे जो होते हैं वो एसडीएम्स होते हैं, ठीक है? एसडीएम से नीचे जो होता है वो तहसीलदार होता है। तहसीलदार से नीचे होते हैं नायब तहसीलदार, ठीक है? ये स्पेसिफिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ठीक है? तो ये रेवेन्यू नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टर है, ठीक है? तो रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं ये तो यहाँ पर पैसे का या रेवेन्यू का मामला चलता है। फिर दूसरे टाइप का जो कोर्ट होता है वो तो सिविल साइड का होता है यानी कि सिविल कोर्ट्स होते हैं। तो सिविल कोर्ट्स जो होते हैं हाई कोर्ट के जस्ट नीचे वाला जो कोर्ट होता है उसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आता है मुंसिफ कोर्ट, ठीक है? तो ये सिविल साइड्स देखते हैं, सिविल मामले देखते हैं, ठीक है? ये सारे के सारे जितने भी कोर्ट्स हैं इनका नाम है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है? और अधीनस्थ न्यायालयों का मेंशन जो है वो पार्ट 6 में आर्टिकल 233 से 237 तक है, ठीक है? ध्यान रखना है, ये सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं और इसमें जितने भी न्यायाधीश हैं, उनकी जो योग्यताएँ हैं, मोटी-मोटी वो है 7 वर्ष या तो उन्होंने वकालत की हो या हाई कोर्ट की सिफारिश रही हो, ठीक है? और इसके अलावा जो अलग से क्वालिफ़िकेशंस है, वो आजकल तो आपको पता है कि रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है? जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, उसमें रिक्रूटमेंट है जजेस की, ठीक है? इसके अलावा जो रेवेन्यू कोर्ट्स है, वहाँ पर भी रिक्रूटमेंट्स हैं, हमारे आईएएस वगैरह जो होते हैं, वो कलेक्टर या डीएम, एसडीएम होते हैं, ठीक है? इसके अलावा उस एक जो तीसरा पार्ट होता है, देखिए पहला तो आ गया सिविल कोर्ट्स, दूसरा रेवेन्यू कोर्ट्स और तीसरा क्रिमिनल कोर्ट्स। तो जो क्रिमिनल कोर्ट्स है, उसकी जो जस्ट हाई कोर्ट के नीचे जो क्रिमिनल कोर्ट होता है, वो होता है सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट के जस्ट नीचे होता है सीजेएम, यानी कि ये होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और उससे नीचे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो देखते हैं जो 3 से 7 वर्ष की जो सज़ा है उसके अंडर मामले। इसके अलावा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो 3 वर्ष तक की सज़ा दे सकते हैं। यहाँ पर 3 से 7 वर्ष तक की सज़ा वो मामले। उसके बाद
जो सेशन कोर्ट है वो मृत्युदंड भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट का अनुमोदन आवश्यक हो जाता है, यानी कि हाई कोर्ट की परमिशन से ही वो मृत्युदंड दे सकते हैं। तो ये क्रिमिनल कोर्ट्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जेएम, सीजेएम, देन सेशन कोर्ट, देन हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर सिविल कोर्ट में मुंसिफ कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, ठीक है। रेवेन्यू कोर्ट में भी नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, रेवेन्यू कोर्ट, देन हाई कोर्ट, ठीक है। सबोर्डिनेट या अधीनस्थ जो न्यायालय है वो पार्ट 6 में मेंशन है, 233 से 237 तक। उनकी योग्यता है 7 वर्ष वकील हो या एचसी ने सिफारिश की हो। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अब समझ में आ गया होगा। अब जो एक चीज बचती है वो ये है कि इनकी नियुक्ति, जितने भी सबोर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनकी नियुक्ति, ट्रांसफर और प्रमोशन कौन करते हैं। तो जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं या क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, यानी कि जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उसमें चाहे नियुक्ति हो, चाहे ट्रांसफर हो, चाहे प्रमोशन हो, तीनों ही चीजों में गवर्नर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो गवर्नर है, नियुक्ति करे या ट्रांसफर करे या प्रमोशन करते हैं, वो हाई कोर्ट में जो सीजेआई होते हैं, सॉरी सीजे होते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, उनके परामर्श से ही ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया तो एक बार और दोबारा से देख लेना, आ जाएगा। बड़ी शांति से मैंने एक एक चीज समझाई है, तो आपको कोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, सब इसके अंडर है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे पार्ट 6 शुरू करेंगे हम, पार्ट 6, ठीक है। तो हाई कोर्ट तो कर ही लिया है, जब दोबारा से पार्ट 6 में हाई कोर्ट आएगा और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे, उनको अच्छे से खोल देंगे और हाई कोर्ट को रिवाइज कर लेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा केयर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।